नमस्कार। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में मैं मोनिका तिवारी मिश्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। देखा गया है कि हाल के दिनों में दिल से होने वाली बीमारी से जीवन को खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक देखे जा रहे हैं। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा और हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े और इसका हिस्सा भी बने, जिसे ध्यान में रखते हुए टीवी के मंच पर हजारों सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोग के लक्षणों, कारणों और बचाव के बारे में जानकारी देते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एडी भटनागर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। डॉक्टर अखिलेश जैन, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सिद्धांत जैन का भी। नमस्कार सर। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर एडी भटनागर आपसे है। आप हमें ये बताइए कि हृदय रोग कितने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइएगा कि महिलाओं और पुरुषों में इसके लक्षण अलग अलग होते हैं या फिर एक समान होते हैं, क्योंकि महिलाएं इसके लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। आपका जो प्रश्न है उसका पहला भाग है कि कितने प्रकार के हृदय रोग होते हैं जी। उम्र के विभिन्न पड़ावों पे अलग अलग प्रकार के हृदय रोग होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम जन्मजात हृदय रोग, जिसको हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है, वैसे वो ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और लगभग 5 से 15 साल की आयु के अंदर उसको रूमेटिक फीवर नाम का एक रोग होता है, जिसके कारण उसके वॉल्व ग्रसित होते हैं, रूमेटिक कार्डाइटिस बोलते हैं। फिर इसके बाद में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, युवा होता है, तो उसको हाइपरटेंशन, हृदय की धमनियों के रोग, उसका नैरोइंग होना जी, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, इस तरह के बीमारियां ज़्यादा होती है। और हृदय रोग से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बीमारी जो उम्र के साथ बढ़ती है वो है हाइपरटेंशन, जिसको हम उच्च रक्तचाप बोलते हैं जी। बट मुख्यतः देखा गया है बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज, छोटे बच्चों में रूमेटिक हार्ट डिजीज और बड़े लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज़्यादा पाई जाती है। जी। मैं आपसे मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भी चाहूंगी। क्या महिलाओं और पुरुषों में इसके लक्षण अलग अलग होते हैं और महिलाएं इसे अक्सर नजरअंदाज क्यों कर देती हैं? महिलाओं के अंदर ज़्यादातर ये देखा गया है कि दर्द सहन करने की शक्ति ज़्यादा होती है, छोटे मोटे वो दर्द बताती नहीं हैं, और इस कारण जब कोई भी बीमारी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है तब उनका डायग्नोसिस होता है। दूसरा, भारतीय परिवेश में महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा जवाबदारियां रहती हैं। उनको ये मालूम है कि उनके घर की इतनी ज़्यादा जवाबदारी है, तो छोटे मोटे जो उनके लक्षण होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था में वो बताती ही नहीं हैं, और आखिरी में जब एक विकराल रूप कोई बीमारी ले लेती है तब जाके पता चलता है कि महिलाओं को इस तरह की बीमारी है, जो काफ़ी पहले से उसमें थी लेकिन उसको निगलेक्ट किया गया। डॉक्टर अखिलेश जैन, अगला सवाल मेरा आपसे है। आप हमें ये बताइए कि हाई ब्लड प्रेशर के प्रमुख कारण और लक्षण क्या है, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताइए कि क्या हमारे जीवन शैली में परिवर्तन करके क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहले कारण पे चलते हैं जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो किसी भी क्रोनिक जो लाइफ स्टाइल डिसीज होती है उसमें जेनेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन जिसमें ज़्यादा होता है उसमें ब्लड प्रेशर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जेनेटिक्स मतलब फैमिली हिस्ट्री जी, किसी के पेरेंट्स में ब्लड प्रेशर की शिकायत पहले है कि नहीं है। इसके बाद एक्वायर्ड कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, जैसे कि मोटापा है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, जो फूड हैबिट्स हैं, तो ये मेनली ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं जी। अब आते हैं लक्षण पे। ब्लड प्रेशर के साथ बड़ी खराब बात यही है कि शुरुआती उसमें कोई लक्षण ही नहीं होता है, साइलेंट डिसीज होती है। धीरे 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 जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है पेशेंट उसको टॉलरेट करता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता जी। तो उसको जानने का तरीका यही है कि आप रेगुलर चेकअप करें तो पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा स्टेज में, एडवांस स्टेज में होता है तो कुछ सब्टल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेडेक होना, ब्लरिंग ऑफ विजन होना, थोड़ा बहुत चक्कर आना। सो ये मुख्यतः ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स होते हैं। अब यदि मैनेजमेंट की बात करें तो
चूंकि लाइफस्टाइल फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्मोकिंग ना करें, एल्कोहल का कंजम्पशन ना करें, बॉडी वेट अपना कंट्रोल में रखें। इसके अलावा यदि किसी को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बहुत तमाम तरह की मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत सेफ हैं, अमूमन विदाउट एनी साइड इफेक्ट हैं। तो यदि रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए अपने जो भी फिजिशियंस हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे संपर्क करके दवा लें, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सके। डॉक्टर सिद्धांत जैन, अगला प्रश्न मेरा आपसे है। आप हमें ये बताइए कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर क्या है और दोनों स्थितियों में जीवन को कैसे बचाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में बहुत बार आम जनता कंफ्यूज हो जाती है। हार्ट अटैक जो होता है, दिल की खून की जो नसें होती है जो दिल को खुद को खून का सप्लाई करती है, उनमें अचानक ब्लड सप्लाई रुक जाना, ब्लॉकेज के कारण, क्लॉट रुकने के कारण या स्पाज्म के कारण, और सडनली दिल के अंदर खून का प्रवाह रुकता है, दिल को खुद को खून नहीं मिलता है, तो सीने में दर्द होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होते है, पेशेंट को उसके लक्षण आते हैं और पेशेंट फिर हॉस्पिटल में जाता है, ईसीजी करवाता है, फिर उसका इलाज आगे दवाइयों से आईसीयू में रख के एंजियोग्राफी वगैरह से करते हैं, जो क्लासिकल हार्ट अटैक का प्रेजेंटेशन और ट्रीटमेंट होता है जी। और कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो होता है सडन हार्ट का रुक जाना। कार्डियक यानी हार्ट, अरेस्ट यानी रुक जाना। तो कार्डियक अरेस्ट एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी कभी कभी कार्डियक अरेस्ट होता है। वो प्रेजेंटेशन लक्षण आने के बाद में भी हो सकता है, या कभी कभी हार्ट अटैक सडन कार्डियक अरेस्ट से भी प्रेजेंट करता है। पर कार्डियक अरेस्ट एक बहुत ही सीवियर इमरजेंसी, और उसमें यदि पेशेंट की जान बचाना हो तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम सभी को पता होना चाहिए, वो होती है सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। अब यदि पेशेंट का हार्ट रुक गया है तो तुरंत हार्ट को चालू करने के लिए यदि डॉक्टर मेडिकल सुविधा अवेलेबल नहीं है जहां पे ये कार्डियक अरेस्ट हुआ है, वहां पे जो बायस्टैंडर्स है, जो आसपास वाले लोग हैं, वो यदि उसकी कार्डियक मसाज करते हैं, जो सीपीआर होती है, जिसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, जब तक कि चिकित्सकीय सहायता, मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती है, तब तक सीपीआर कर रहे बिना पेशेंट की जान बचाना मुश्किल होता है। सामान्यतः यह कार्डियक अरेस्ट रिवर्सिबल नहीं होता है, मेडिकल हेल्प से ही इसको रिवर्स किया जा सकता है। और हार्ट अटैक के केस में जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है पेशेंट की जान बचाने के लिए, वो भी मैं कहूंगा कि हम खुद अपने घर पे घरेलू नुस्खे से हार्ट अटैक का इलाज नहीं कर सकते हैं। यदि आपको, आपके परिवार में, आपके निकट में किसी को हार्ट अटैक आने की शंका आपको लगती है, तो प्लीज अपने जो नजदीकी अस्पताल है जहां पे ईसीजी की सुविधा है या हो सके तो आईसीयू और एंजियोग्राफी की सुविधा है, ऐसे किसी अस्पताल में आप पेशेंट को ले जाएंगे तो हार्ट अटैक का जो डायग्नोसिस होता है, निदान, वो भी सही तरीके से होगा, और उसका जो उपचार होता है, जो ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन से, एंजियोग्राफी के द्वारा, एंजियोप्लास्टी के द्वारा या कोई भी अन्य तरीके से, वो बेस्ट तरीके से होगा और पेशेंट से जान बचने की संभावना मैक्सिमम होगी सही इलाज के द्वारा। तो कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर जान बचाता है और कार्डियक हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट जान बचाता है। डॉक्टर एडी भटनागर, अब मेरा प्रश्न आपसे है। आप हमें ये बताइए कि मिनिमल इन्वेसिव हृदय सर्जरी क्या है और ये कैथेटराइजेशन प्रक्रिया और स्टेंट प्लेसमेंट से कैसे भिन्न है, और साथ ही साथ आप ये कैसे तय करते हैं कि किस मरीज को सर्जरी की आवश्यकता है? पिछले 2-3 दशकों में कार्डियक कैथेटराइजेशन, जिसमें हम एक हृदय की धमनी जो होती है, जो आपके चमड़ी पे होती है, वहाँ पे एक नीडल से पंक्चर करके एक तार डाल के उस पर दूसरी कैथेटर्स डाल के हार्ट तक पहुंचते हैं, और फिर हार्ट के अंदर उस कैथेटर के थ्रू या किसी डिवाइस के थ्रू जो भी उसके अंदर नुक्स होता है हार्ट के अंदर, अगर कोई नस सक्रिय हो गई है तो उसकी चौड़ाई करना, वहाँ पे स्टेंट डालना, और या फिर कई बार आजकल वॉल्व भी चेंज हो जाता है उससे। कई बच्चों के अंदर हृदय के में जो जन्मजात, जिसमें दिल में छेद होते हैं, उनको भी बंद किया जा सकता है। ये सब प्रक्रिया एक महीन से छेद जो एक नीडल से पंक्चर करके तार के द्वारा उसके ऊपर विभिन्न डिवाइसेस ले जाते हैं, उसमें उसको हम लोग इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स बोलते हैं जी। इसके अलावा मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी जिसको आपने बोला, पिछले ज़माने में, पिछले कुछ सालों में जो कार्डियक बाईपास सर्जरी होती थी या वॉल्व बदलने की प्रक्रिया होती थी, उसमें बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, जिसमें आपके छाती के सामने पूरी चमड़ी, सारी हड्डियाँ, पूरा रिब केज को काट के फिर नीचे से हृदय को लाके ऊपर लाके फिर उसके अंदर आपका वॉल्व चेंज किया जाता था। इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल करते हुए पिछले कुछ दिनों में मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी है, जैसे नाम बताता है, बहुत छोटे से चीरे से मिनिमम, और उसमें बहुत ज़्यादा चीरा फाड़ी नहीं होती है, और कम से कम चीरा फाड़ी के अंदर आप अंदर तक पहुँचते हैं। इसके लिए बहुत अच्छे उपकरण आ गए हैं, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, जिससे हम लोग इस तरह की सर्जरी संपादित कर सकते हैं।
डॉक्टर अखिलेश जैन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या कोई इस तरह का परीक्षण है जिससे हृदय रोग के बारे में पहले ही पता लगाया जा सकता हो, या फिर ऐसी कोई दवाई हो जो हम मरीज को दे सकें जब उसे सडन हार्ट अटैक आए? जहाँ तक परीक्षण की बात आती है, तो जो इसके रिस्क फैक्टर हैं हार्ट अटैक के, उन सारे रिस्क फैक्टर के लिए कुछ कुछ टेस्ट हैं जिनको हम कर सकते हैं जी। जैसे कि डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ब्लड प्रेशर एक रिस्क फैक्टर है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल एक रिस्क फैक्टर है, जैसे कि चलने में सांस फूलना, ये एक मार्कर है हार्ट डिसीज का। इसके अलावा मैं एक बात और एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो भी ये क्रोनिक डिसीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जैसे कि हार्ट का बीमारी हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, थायराइड हुआ, इन सब में फैमिली हिस्ट्री का, जेनेटिक्स का बहुत योगदान है। तो आपको अपनी फैमिली ट्री भी मालूम होना चाहिए कि आपके मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों तरफ से किसी को इस तरह की बीमारियों का हिस्ट्री तो नहीं है। एक होता है प्री मैच्योर सीएडी, हार्ट अटैक तो हुआ है लेकिन वो 45 साल की उम्र के पहले हुआ है, ये और स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो हालांकि आप अपना जेनेटिक्स तो चेंज नहीं कर सकते, पर यदि आपको ये मालूम है कि आपके घर में इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो एटलीस्ट आप जो एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, जैसे कि बैड फूड हैबिट्स हैं, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एटलीस्ट उन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे पार्ट पे आते हैं, आपने पूछा कि ऐसा क्या है जो घर पे आप कर सकते हैं यदि किसी को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर सिद्धांत ने भी मेंशन किया, बहुत सारे लोग ऐसा यूट्यूब में, फेसबुक में ऐसे चलते रहते हैं कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, पर हकीकत यही है कि यदि किसी को इस तरह का चेस्ट पेन होता है जिसको उसको लगता है कि हार्ट का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि डिस्प्रिन की टैबलेट या एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल जो कि ब्लड थिनर्स हैं, वो आप घर पर ले सकते हैं। एक और मिसकंसेप्शन है कि एक सॉर्बिटेट की टैबलेट चेस्ट पेन होता है तो वो ले लीजिए। हार्ट अटैक के समय वो नहीं लेनी है, क्योंकि हार्ट अटैक में एक जैसे कि एक इन्फियर वाल एमआई होता है, एंट्रियर वाल एमआई होता है, उसकी क्लासिफिकेशन है कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉक है। तो कई बार इन्फियर वाल एमआई जो होता है, क्योंकि आपको सिम्टम से तो समझ में आ नहीं रहा, वो तो इसी चीज़ से पता चलेगा क्या है, उसमें वो सॉर्बिटेट की टैबलेट लेने से ब्लड प्रेशर सडनली डाउन हो जाता है और स्थिति बिगड़ सकती है। और यदि किसी को सडन हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स होते हैं तो आपको ये सब दवाएं नहीं लेनी है, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी पॉसिबल है वहाँ पे पहुँचना है। डॉक्टर सिद्धांत जैन, मेरा प्रश्न आपसे है कि आजकल देखा गया है कि युवाओं में भी सडन हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? क्या ये पोस्ट कोविड सिम्टम है या फिर इसका जेनेटिक कोरिलेशन है? देखिए, बहुत ही रिलेवेंट और अच्छा सवाल है। कोरोना से हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं, ऐसा एक भ्रांति है मैं कहूँगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो हमारे देश की सबसे बड़ी रिसर्च करने वाली संस्था है, उसने लास्ट ईयर एक सर्वे किया कि सडन हार्ट अटैक, सडन डेथ जो हो रही है उसमें मेजर रीजन क्या है। तो जिन लोगों को सीवियर कोविड हुआ है, कोरोना हुआ है और उससे वो एडमिट हुए, लंग में इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों में कुछ 1-2-4 साल तक सडन हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ती है बिकॉज ऑफ कोरोना इन्फेक्शन। कोरोना वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक नहीं बढ़ते। रेयरली ये देखा गया था कि जो mRNA बेस्ड कोरोना वैक्सीन जो अमेरिका और वेस्टर्न साइड में लगी थी, उन वैक्सीन से मायोकार्डाइटिस जो हार्ट की बीमारी है वो रेयरली देखी गई थी, लेकिन जो सडन हार्ट अटैक बढ़े हैं उसमें कोरोना वैक्सीन का या कोरोना वायरस का कोई रोल नहीं पाया गया है। तो इस मिथ्या तथ्य से हमको बचना चाहिए। और दूसरी चीज जो आपने पूछी, जीवन शैली से हार्ट डिजीज होते हैं, जैसा अभी हम सब लोगों ने आपको बताया जी। तो कोरोना काल में जो जीवन शैली में बदलाव आया, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोरोना के पहले हम लोगों का एक्टिविटी लेवल कितना था, हम लोगों का स्क्रीन टाइम कितना था। कोरोना में हम लोग काफी टाइम तक घर में बंद रहे, अपने जॉब से दूर रहे, वर्क फ्रॉम होम किया, तो उस दौरान लोगों ने अपनी एक्सरसाइज कम कर दी, बाहर निकलना, घूमना फिरना, पैदल चलना कम कर दिया, जिम जाना बंद कर दिया, अपने मोबाइल का, कंप्यूटर का, टीवी का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और कोरोना खत्म होने के बाद भी शायद हम हमारे एक्टिविटी लेवल को नॉर्मल तक नहीं लेके आ पाए हैं। तो इससे जो इनएक्टिविटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करने के कारण, एक्सेस स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण, नींद की कमी होने के कारण जो लाइफस्टाइल में डिटोरेशन आया है, जो गुणवत्ता हमारी जीवन शैली की बिगड़ी है, उससे जो आपका वेट गेन हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, डायबिटीज के केसेस का डायबिटीज कंट्रोल बिगड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे हैं और हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं रोल हमारी जीवन शैली बिगड़ने के कारण ज्यादा है, बजाय कि कोरोना वायरस या कोरोना वैक्सीन होने के कारण। आप अपनी जीवन शैली को अच्छा रखें, अपने वजन को नियंत्रित करें, अपने रेगुलर चेकअप कराएं, तो हार्ट अटैक से और सडन डेथ होने की रिस्क को आप काफी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर एडी भटनागर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम एआई के युग में जी रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि हार्ट डिजीजेस के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है और किस तरह से मरीजों को उनके ट्रीटमेंट में आगे ये जाके सहायक बनेगी। आपके प्रश्न का दूसरे भाग का उत्तर मैं पहले दूंगा जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक हर एक स्वास्थ्य समस्या में या स्वास्थ्य सेवाओं में
एक क्रांति आई है और आने वाले 10 सालों में ये आएगी ही। जी। तीनों ही भाग जो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा एनालिसिस, डीप न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग, इन तीनों ही कंपोनेंट का बहुत ज़्यादा योगदान सबसे ज़्यादा अगर है तो स्वास्थ्य सेवाओं में है। जो आपका पहला प्रश्न था कि पिछले कुछ दिनों में क्या एडवांसमेंट हुए हैं, तो कार्डियोलॉजी में जितना एडवांसमेंट हुआ है शायद किसी भी दूसरी ब्रांच में नहीं हुआ है। जो मैंने आपको शुरू से लेके बचपन से लेके आखिरी तक उम्र के अलग पड़ाव तक जो जो बीमारियां थी जी। सारी बीमारियां आज इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के द्वारा ठीक की जा सकती है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में सर्जरी का दायरा कार्डियक डिजीज को कंट्रोल करने में धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। बिल्कुल। जो काम सर्जन करते थे आज की तारीख में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट सभी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आजकल जो 80 साल और 90 साल की उम्र में वॉल्व बदलने का जो प्रक्रिया थी, जिसमें सर्जन भी करने से घबराते थे कि इस उम्र में बहुत तरह की बीमारी होती है, हम इस उम्र में कोई ऑपरेशन करें या नहीं करें, उसको इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट आजकल एक वही स्किन के चमड़ी के ऊपर एक नीडल से छेद करके तार डाल के उससे पूरी बड़ी सी बड़ी डिवाइस डाल के और वॉल्व भी रिप्लेस कर सकते हैं। जो 3 वॉल्व हैं वो भी रिप्लेस, जो मुख्य 3 वॉल्व हैं वो तो रिप्लेस होने लगे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स पे हो रहे हैं। इसके अलावा जो दिल की धड़कन का कंट्रोल था जी, उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के द्वारा ट्रीट किया जाता है। सडन कार्डियक डेथ को प्रिवेंट करने लगे हैं, उसमें आईसीडी करके एक डिवाइस है वो डाली जाती है। बच्चों के जो छोटे छेद होते थे जी हार्ट में, जन्मजात हृदय रोग, वो भी डिवाइस द्वारा बंद किए जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी का दायरा तो काफ़ी बढ़ा है पिछले 2 दशकों में। डॉक्टर अखिलेशन, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप हमें ये बताइए कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज क्या होती है और साथ ही हमारे शरीर को, खास करके हमारे हृदय को किस तरह से इफेक्ट करती है। तो जैसा कि इसका नाम ही है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब एक एल्कोहलिक लिवर डिसीज होती है जिसकी एक फर्स्ट या सेकंड स्टेज फैटी लीवर होती है, फिर वो सिरोसिस की तरफ जाता है। सो नॉन एल्कोहलिक मतलब वो एल्कोहलिक नहीं है फिर भी फैटी लीवर हो रहा है जी। तो जैसे कि अपने रिस्क फैक्टर में डिस्कस किया हार्ट डिसीज के लिए कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट, बिल्कुल। तो वो एक इनडायरेक्ट मार्कर है। यदि लीवर में फैट जमा हो रहा है तो आपकी कोरोनरी आर्टरीज में भी फैट जमा हो रहा है, वो इनडायरेक्ट मार्कर है कि आपके ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है और वो पैथोलॉजिकल लेवल पे है जी। तो एक इसलिए यदि किसी को फैटी लीवर आता है तो उसको अपना कार्डियक एवैल्यूएशन भी करना चाहिए। और डिसलिपिडीमिया जो कि एक्सेसिव फैट बॉडी में या ब्लड में जो होता है वो एक इंटर हार्ट स्टडी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हार्ट डिसीज के लिए। तो वो इस चीज़ का मार्कर है कि नाउ दिस इज द टाइम यू शुड रेस्ट्रिक्ट इट, यू शुड कंट्रोल इट। डॉक्टर सिद्धांत चंद, आप हमें ये बताइए, क्या नींद, तनाव और हृदय रोग के बीच में कोई संबंध है? जी हाँ, नींद और तनाव का दिल की बीमारियों से बहुत ही गहरा संबंध है। और हम सब समझते हैं कि तनाव वाले पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, शुगर बढ़ती है, वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हार्ट डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हम जैसे कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी, यानी यदि आपके व्यवहार में, आपकी पर्सनैलिटी में, जिसको हम टाइप ए डिफाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा उतावलापन है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, स्ट्रेस लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है, हरी ज़्यादा है, तो आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना डेफिनेटली ज़्यादा होगी। ये हम सब समझते हैं, जानते हैं। एक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, जो इतनी महत्वपूर्ण है कि अभी जो वर्ल्ड की सबसे रेपुटेड हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उसने करीब 1.5 साल पहले जो हार्ट डिजीज़ के मेजर रिस्क फैक्टर जो कहते थे कि 7 रिस्क फैक्टर, उनको 8 कर दिया है। तो 7 रिस्क फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, टोबैको का कंजम्पशन और वजन, कोलेस्ट्रॉल, लेकिन 8वां रिस्क फैक्टर जो जोड़ा है वो है नींद की कमी। तो एडल्ट में, बड़े लोगों में मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी नींद 7 से 8 घंटे से कम है और नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको हार्ट डिजीज़ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। नाउ इट इज़ डिक्लेयर्ड, इसको अब मेजर मुख्य रिस्क फैक्टर डिक्लेयर करा जा चुका है ऑफिशियली। तो प्लीज़, यदि आप अपनी नींद की उपेक्षा करते हैं, इफ़ यू निग्लेक्ट योर स्लीप, नींद की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, नींद की क्वांटिटी पे, मतलब नींद कम लेते हैं या आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, नींद का समय प्रॉपर नहीं है,
बहुत लेट सो के आप लेट उठेंगे तो नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको प्रॉपर सही तरह की नींद नहीं आएगी। जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से आपको जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए। और मिनिमम 7-8 घंटे की नींद हर किसी बड़े व्यक्ति को ज़रूरी है। बचपन में बच्चों में तो शायद और ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। तो इतनी नींद आप नहीं लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो आपके हार्ट डिजीज़ होने की, हार्ट अटैक होने की, और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, आप में जो मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां हैं, डिमेंशिया, पार्किंसनिज्म और कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, वेट गेन, सारी बीमारियों की, कैंसर तक की रिस्क को बढ़ाता है। तो एक अच्छी नींद, अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर नींद हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इट इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर और उस पर हम सबको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप तीनों ने ही हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं आज। जाते जाते मैं आपका संदेश अवश्य ही लेना चाहूंगी। डॉक्टर भटनागर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं अपने सुनने वालों को यही बोलूँगा कि अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए और स्वस्थ हृदय रखिए। जी डॉक्टर अखिलेश जैन, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या संदेश है? जैसे कि अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि हार्ट अटैक के लिए 2 तरह के रिस्क फैक्टर हैं। एक नॉन मॉडिफाइबल, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी हेरिडिटरी, आपके जेनेटिक्स, आपकी एज, आपके जेंडर को आप चेंज नहीं कर सकते जी। जो आपके हाथ में है वो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जैसे कि आपका वेट कंट्रोल करना, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर करना, जैसे कि आपकी डाइट कंट्रोल करना, जैसे आप व्यसन रहित स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल ये ना लें, जैसे कि आप अपना स्लीप एडिक्वेट रखें। और स्ट्रेस, ये नहीं कह सकते कि आप कम स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखें। स्ट्रेस एक जीवन का, अपने लाइफस्टाइल का पार्ट है, पर स्ट्रेस को आप जितना कम से कम रख सकते हैं उतना रखिए। हमारे जितने भी यंग पेशेंट्स आते हैं, यंगस्टर्स जो एमआई के आते हैं, उनमें मैं पाता हूँ कि दो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं, वो है स्ट्रेस और स्मोकिंग। तो एटलीस्ट ये ऐसी चीज़ है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। डॉक्टर सिद्धांत जैन, आप हमें बताइए कि आपका क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? मैं मेरे मित्र डॉक्टर अखिलेश से पूरा सहमत हूँ और मैं संदेश देना चाहूँगा कि हार्ट डिजीज़ डेफिनेटली बढ़ रही है और हम लोग रोज न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, हमारे आसपास किसी की सडन डेथ होती है तो हमें डर लगता है, घबराहट होती है कि कहीं हमें हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक ना हो जाए। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने से ज़्यादा ज़रूरी है इसके कारणों को जानना, जो हमने आपको बताना चाहा, और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जैसे डॉक्टर अखिलेश, उनको सुधारना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नो योर नंबर्स। हमें अपना जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी, अपना मोबाइल नंबर सबको याद रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अपने जो मेडिकल नंबर्स है, आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, आपका बॉडी वेट और बीएमआई कितना है, आपके पेट का घेरा एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कितना है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, आपका फास्टिंग शुगर लेवल कितना है, तो ये जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, कम से कम ये नंबर्स को आप जानिए, अपना रेगुलर चेकअप कराइए, तो आपके हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के खतरे को आप खुद ही काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो नो योर नंबर्स, अपने नंबर को जानिए, एक महत्वपूर्ण संदेश है जो मैं आप सबको देना चाहूंगा। बिल्कुल, आप तीनों ने ही हमारे दर्शकों को आज बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, साझा की। आप वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को आज के कार्यक्रम से लाभ अवश्य ही मिला होगा और आप इस जानकारी का पालन भी अपने जीवन में अवश्य ही करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना मत भूलिएगा हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट को, और साथ ही साथ हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अवेलेबल हैं। फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे एक नए पैनल के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।